अब देखें, अब हम सेम फिगर को कॉपी पर ड्रॉ करेंगे उसी ट्रायंगुलर प्रिज्म के साथ। सो वी हैव टेकन द बेस ड्रॉ करेंगे, साइड में इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस हो जाएंगी, तो हमने ऐसे ड्रॉ कर दिया है। नाउ द रे, कोई भी एक ऐसी रे आएगी जो सिंगल कलर की होगी। आप हमने रेड लिया है, आप मोनोक्रोम का मतलब कोई भी सिंगल वेवलेंथ की रे आप ले सकते हो, ग्रीन ले सकते हो या कुछ भी ले सकते हो। सभी टाइप की लेज़र लाइट बाज़ार में मिलती हैं। तो आप एक कोई सिंगल कलर की रे लेंगे तो उसमें डिस्पर्सन नहीं होगा। अब रेड तो कोई कंपोनेंट कलर में टूटेगा नहीं, वो तो रेड ही है, वो एक ही वेवलेंथ का होगा। तो इस तरीके से इसमें टू, जो इसकी लेटरल सरफेस है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो 2 टाइम्स रिफ्लेक्शन होगा। तो ये 2 टाइम्स रिफ्लेक्ट करता है और इसी वजह से ये डिस्पर्सन भी कर सकता है अगर वाइट लाइट होती। तो ये लाइट गई और इस तरीके से ये इमर्जेंट हो गई। इसमें आप दोनों ही साइड में 90 डिग्री ड्रॉ कर लें और एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन शो कर लें। सो 90 डिग्री जहाँ पर भी रिफ्लेक्शन होता है तो वहाँ पर ड्रॉ कर लें। तो यहाँ हमने ड्रॉ कर लिया और इसके बाद इधर पर भी ड्रॉ कर लें। तो ये हमने 90 डिग्री ड्रॉ कर लिया है। इफ देयर वुड नॉट हैव बीन एनी प्रिज्म द रे वुड हैव डेविएटेड इन सच ए नॉट डेविएटेड एंड इट वुड हैव गॉन इन इट्स ओरिजिनल पाथ। तो ये ऐसे चली जाती। यदि प्रिज्म ना होता तो ये इस तरीके से अपने पाथ को फॉलो करती, लेकिन प्रिज्म के होने से ये इधर चली गई, ये इमर्जेंट हो गई। तो अगर इस रे को आप रिट्रेस करें, पीछे मिलाएं, तो ये अपने एक्चुअल पाथ से इतना डेविएट हुई है। कितना डेविएट हुई है? इतना, ये डेविएट हो गई। इधर जाना था, इधर चली गई। तो ये क्या हो गया? एंगल ऑफ डेविएशन। इस चीज़ को कहेंगे एंगल ऑफ डेविएशन। दिस इज एंगल ऑफ प्रिज्म, जो 2 रिफ्लेक्टिंग सरफेस या 2 लेटरल सरफेस के बीच में है, दैट इज एंगल ऑफ प्रिज्म। जो आने वाली रे नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। और जो ये भी तो नॉर्मल है, तो नॉर्मल के साथ जो यहाँ पर ये जा रही है रे और नॉर्मल के साथ ये एंगल बनाएगी, तो इसे R कह दो, बल्कि इसे R1 कह दो, क्योंकि एक रिफ्लेक्शन यहाँ हुआ है। और यहाँ से ये इमर्जेंट रे है तो इसे E बोलिए, क्योंकि बाहर निकल गई। नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएंगी उसे एंगल ऑफ इमर्जेंस बोल देंगे। और ये वैसे तो इस सरफेस के लिए, सेकंड सरफेस के लिए इंसिडेंट रे मानी जाती है, बट प्रिज्म के केस में इसे R2 कह दिया जाता है। तो ये चीज़ है। सो ये हमने यहाँ पर सारी चीज़ें दिखा दी हैं। अब आप I इज़ द एंगल ऑफ, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है और इसको लिख लीजिए, दैट इज P Q, इस पॉइंट को R डाल दीजिए, R S। सो P Q क्या है? इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। R S इज emergent ray एंड इसमें I क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंड E क्या है? एंगल ऑफ इमर्जेंस, एंगल ऑफ इमर्जेंस। और D क्या है? एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन। एंड व्हाट इज A? दैट इज 2 लेटरल सरफेस या रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बीच का एंगल है। सो दैट इज एंगल ऑफ प्रिज्म। सो दीज आर द वेरियस एंगल्स। सो एंगल ऑफ डेविएशन भी हो गया और ये सारी चीज़ें हो गई। Now
Further, we will see dispersion of white light through a glass prism. So white light glass prism में कैसे disperse होती है, that we will see. So dispersion of white light through a glass prism. Let us see. Now splitting of white light into its component colors when it passes through prism is called dispersion. So splitting of white light is a combination, कोई independent color नहीं होता, इसमें बहुत सारी wavelengths होती हैं. White light into its component colors when it passes through prism is called dispersion. So its component colors coming out after refraction through prism, its component colors coming out या emerging out after refraction through prism जो भी हैं are in decreasing order of wavelength from top to bottom, are in decreasing order of wavelength from टॉप टू बॉटम. और एक्चुअली वहाँ से रेज निकल रही हैं तो उनको तो पर्दे पर लिया जा सकता है. फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ है. मान लीजिए कि ये एक प्रिज्म है और प्रिज्म में मैंने वाइट लाइट डाल दी, तो वाइट लाइट ऐसी होनी चाहिए जो एक छोटी सी स्लिट से हो. स्लिट का मतलब एल्यूमिनियम फॉइल में एक नीडल से छेद कर दीजिए, फिर पीछे से आप वाइट लाइट सनलाइट डालिए, तब होगा. पूरा अगर एक साथ करेंगे तो बहुत सारी बीम आएंगी और उनके सारे कलर यहाँ कंबाइन हो जाएंगे. एक रही आनी चाहिए, नीडल से एक पिन बने तो ही बात बनेगी. सो इसलिए वाइट लाइट आप टॉर्च की ऐसे सिंपली नहीं डाल सकते, क्योंकि उन सब के अलग अलग कंपोनेंट, आप मिलियंस ऑफ बीम डालेंगे तो वो सब कंबाइन हो जाएंगे. तो सिंगल डालने के लिए आपको एक पिन होल करना पड़ेगा. और इसके इधर पर कोई टॉर्च ले लें या वाइट लाइट है जो कि आ रही है. सो दिस इज वाइट लाइट. और जो ये है दैट इज स्लिट, जिसमें एक शार्प होल होगा. और जब वो इस पर आएगी तो यहाँ इसको जाना ऐसे चाहिए, बट ऐसे नहीं जाएगी. इसमें थोड़ा सा रेड डेविएट होगा. रेड की कम एनर्जी होती है तो उसमें थोड़ा ही चेंज होगा, लेकिन जिसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है वो वॉयलेट, तो वॉयलेट में सबसे ज़्यादा चेंज आएगा. और इसके बीच में बाकी कंपोनेंट्स होंगे, तो रेड इसके सबसे ऊपर होगा. दिस इज़ रेड. और इसके बीच में दूसरे कलर भी होंगे, उसमें ग्रीन भी होगा और दूसरे कलर भी होंगे, तो ग्रीन इसमें कहीं बीच में होगा. तो सब अलग अलग तरीके से डेविएट करेंगे. तो जो वॉयलेट होगा वो सबसे ज़्यादा डेविएट करेगा. फिर इसके बाद यहाँ के बाद भी इनको ऐसे सीधे चले जाना चाहिए, बट दे विल नॉट गो स्ट्रेट. यहाँ से तो ये डेविएट कर ही गए हैं
क्योंकि व्हेन लाइट मूव्स फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम, सो तो ऐसा होने के बाद वो नॉर्मल की ओर दबती है। तो हम यहाँ एक नॉर्मल बना लें। सो इट मूव टूवर्ड्स नॉर्मल। तो आप देख रहे हैं कि लाइट डेंसर से रेयर में गई तो अंदर दब गई, तो यहाँ दब गई है, डेंसर मीडियम है ऑप्टिकली। तो सबसे ज़्यादा कौन सी दबी है? वॉयलेट कलर। और ऐसा फिर से होगा। नाउ व्हेन इट मूव्स फ्रॉम, तो रेड को ऐसे जाना चाहिए था, ग्रीन को ऐसे जाना चाहिए था, उनके अपने अपने रास्ते थे, और वॉयलेट को ऐसे चले जाना चाहिए था। बट अभी भी फिर नहीं जाएंगे, क्योंकि अब ये इन पर फिर से परपेंडिकुलर डालो। तो इन सभी रेस पे जब आप परपेंडिकुलर डालोगे, सो व्हेन दे मूव इनटू अदर मीडियम देन दे मूव अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो यहाँ से ये ज़्यादा अवे चला जाएगा, और ये जो वॉयलेट कलर है वो ये नॉर्मल आपको दिख ही रहा है, सो इसमें ये ऐसे चला जाएगा ये। और यहाँ कोई स्क्रीन रखी है तो उसमें उसे लिया जा सकता है। दिस इज स्क्रीन। सो एक्सटेंट ऑफ डेविएशन भी उसी तरीके से होगा, ज़्यादा एनर्जी वाले का ज़्यादा। फिर ग्रीन है तो ग्रीन का भी डेविएशन होगा अपने नॉर्मल से, सो द ग्रीन कलर विल गेट डेविएटेड। और रेड का भी डेविएशन होगा, सो ये ग्रीन कलर का डेविएशन दिखाया गया है। और रेड भी डेविएट होगा, तो अपने पाथ से ये रेड है, ये भी डेविएट होगा। बट और भी कलर होंगे तो वो सारे यहाँ पर नहीं दिखाए जा सके हैं। बट यहाँ पर जो आपको स्पेक्ट्रम मिलेगा वो विब ग्योर का होगा। वॉयलेट से शुरू होकर फिर इंडिगो, ब्लू, फिर ग्रीन, फिर वॉयलेट विब ग्योर, येलो, ऑरेंज और रेड। सो ये चीज़ मिलेगा। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, फिर ग्रीन मिलेगा, फिर येलो, फिर ऑरेंज और रेड। इस तरीके से ये सारे कलर आपको इसमें मिलते जाएंगे। तो आपने देखा कि फर्स्ट रिफ्रैक्शन है तो वॉयलेट ज़्यादा डेविएट किया। यहाँ पर जब फिर से रेयर मीडियम में गया तो ये मूव्ड अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो यहाँ पर आप देखें इट हैज़ मूव्ड अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो ये हुआ है। हमने दोनों ही तरफ नॉर्मल बना लिए हैं। तो रेड थोड़ा सा डेविएट हुआ है, रेड का ज़रा एंगल ऑफ डेविएशन देखो, और वॉयलेट के केस में कितना ज़्यादा एंगल ऑफ डेविएशन हुआ है। तो इस तरीके से हमको यहाँ ये जो मिल गया, ये डिफरेंट कलर्स मिलेंगे, वो सारे कलर्स आपको बनाने होंगे। सो ऐसा इसमें दिखाया गया है बुक में, यहाँ सारे कलर्स हैं। वैसे तो आपके बुक में सारे कलर्स हैं, तो इसको कहेंगे वाइट लाइट का हमने स्पेक्ट्रम ले लिया। तो वाइट लाइट स्प्लिट हो गई तो इसको कहा जाएगा वाइट लाइट स्पेक्ट्रम। वाइट लाइट स्पेक्ट्रम। इसके ऊपर और इसके नीचे बहुत बड़ी रेंज है, गामा रेज, एक्स रेज, और इसके अलावा हम ये भी देख सकते हैं अल्ट्रा वायलेट विजिबल, फिर उससे कम इंफ्रारेड, फिर माइक्रोवेव, रेडियो वेव्स, ऐसे पूरी रेंज है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। हम उसमें से बहुत छोटा हिस्सा ही देख पाते हैं जिसको विजिबल लाइट कहते हैं। सो दिस इज़ वाइट लाइट। तो वाइट लाइट ही हम देख पाते हैं, तो हम उसी के स्पेक्ट्रम की बात करेंगे। अदरवाइज साइंटिस्ट तो गामा रेज से लेकर रेडियो वेव्स तक सबका स्पेक्ट्रम पाते हैं, तो वो जो भी चीज़ है वो पूरा पाते हैं। वी आर गेटिंग ए पार्ट ऑफ दैट स्पेक्ट्रम। तो सन से जो लाइट आती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, वो चार्ज के ऑसिलेट करने से आती हैं और वो वैक्यूम में चल सकती हैं। उसमें से एक हिस्सा ही हम देख सकते हैं, for which our eyes are susceptible are called visible rays, and visible light ray itself is not a ray, it is made up of component colors that is shown here. So this is the dispersion of white light by glass prism. तो यहाँ इसका ऐसे आप बना लें, dispersion of white
light by glass prism. So this has been shown कि किस तरीके से white light अपने component colors में break down हो गई है. That I have shown you now. And this is the screen. This is prism. तो इस तरीके से ये दिखाया गया है. बाकी रेज में एरो बना लें आप तो ऐसे आप दिखा सकते हैं. Now we will see that white light is not an independent light. It is made up of component colors. If component colors are mixed with each other, then they can again form a white light. ऐसा न्यूटन ने किया था. कुछ लोगों ने कहा कि प्रिज्म में ही कलर्स होते हैं और इसी वजह से कलर दिखते हैं. वाइट लाइट से कोई लेना देना नहीं, वहाँ से तो एनर्जी आती है. बट न्यूटन हैज़ रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम once for all. So let us see some of the experiment as exhibited by Newton. Now अगर हम यहाँ पर एक डिस्क लें या एक सर्कल में डिफरेंट कलर्स को ड्रॉ कर लें और उसको तेज़ी से स्पिन करें, then they will appear as white light. The same has been done here. Now with thread it can be rotated or spinned. This is called Newton's disc. तो इसको न्यूटन्स डिस्क कहा जाता है. देखिए वाइट लाइट बन जा रही है जैसे ये रोटेट कर रहा है. सो वाइट लाइट इज मेड अप ऑफ इट्स कंपोनेंट कलर्स दैट वी हैव सीन. Now we will see how the dispersion through a prism takes place by a simple experiment which you also have to perform in your lab. Let us see it. And place it on a table. Allow a narrow beam of sunlight through a small hole in window of a dark room to fall on one face of the prism. The light bends when it passes through the prism. Now, let the light coming out from the other face of the So the bottommost color is violet and the uppermost is red. You can see that different So here the color is white light bend formed. by It is a different spectrum. amount, and so the constituent colors can be seen separately. Do you see colors similar to those in a rainbow? This shows that the sunlight consists of 7 colors. Now the question arises that can we Now you can also see the various colors of rainbow. Uppermost red and the lowermost is, यहाँ देख सकते हैं कि इसमें lowermost violet है और uppermost red color है. This is the rainbow formation by sunlight when it falls on water droplets. कहीं raining हो रहा है तो rainbow बन जाएगा and we can visualize that rainbow, which is a beautiful natural phenomena. Now here also you can see through a prism how the refraction has taken place, and this is the reflected light. 5% light is reflected and the others are dispersed. But within the prism, the white light is refracted, and then when it hits the surface to the right of the prism, it's refracted and dispersed at the same time. And the result of this is the rainbow that we see in this next picture. The angle between It is also a kind of dispersion of white light, which we see as a rainbow. And the rainbow Now, is 42 degrees. Again we will see how we can set up an experiment at our domestic level to disperse white light into its component colors and see dispersion. You must have seen and appreciated
the spectacular colors in a rainbow. How could the white light of the sun give us various colors of the rainbow? Before we take up this question, we shall first go back to the refraction of light through a prism. The inclined refraction surfaces of a glass prism show exciting phenomena. So here a fine slit has been taken through which single ray falls on prism. And a narrow beam of white light is allowed to fall on one of its refracting faces. What do you observe? It is found that light coming out from the other face of the prism is split to 7 colors. What are the 7 colors that you see on the screen? The various colors seen are violet, indigo, blue. Now here it is correctly shown that inside prism if it is colloidal तो हम इसके जो भी कलर्स हैं वो टिंडाल इफेक्ट की वजह से सारे कलर्स देखेंगे. In the previous figure it was shown that inside there is a white color, but there will not be any white color. The refraction starts from its first refracting surface itself. तो यहीं से ही डिस्पर्सन होने लगेगा. डिफरेंट कलर कंपोनेंट्स अलग अलग स्पीड से जाएंगे, उनका अलग अलग डेविएशन होगा, उनका अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा. एंड दैट्स वाई देयर टोटल एंगुलर डेविएशन आर डिफरेंट एंड दे आर नाउ फॉर्म देयर लाइट ऑन स्क्रीन एट डिफरेंट पोजीशंस. तो ये स्पेक्ट्रम इसी वजह से है क्योंकि सबका एंगल ऑफ डेविएशन अलग है और सबका साइन आई बाई साइन आर की वैल्यू सबके लिए अलग अलग है, सबका अमाउंट ऑफ रिफ्रैक्शन अलग अलग है. तो इस वजह से यहाँ पर ये हो रहा है. नाउ Green, yellow will help us to remember the sequence of colors. We have seen that white light is dispersed into its 7 color components by prism. Why do we have distinct colors that we see in an now we will see one more experiment. That is some scientists were telling that the light is present, the colors are present in prism, but Newton by using 2 inverted prism has resolved it for all. तो इन्होंने ऐसा एक्सपेरिमेंट किया जिससे this has resolved this ambiguity for all. Let us see that. Now Isaac Newton was the first to use a glass prism to obtain the spectrum of sunlight. He tried to split the colors. अगर हमने इसका डिस्पर्सन कर दिया और सिमिलर पोजीशन में नेक्स्ट प्रिज्म रखा, then we will not get anything. However, he could not get any more colors. He then placed the second identical prism in an inverted position with respect to the first prism. अगर इसको इन्वर्ट कर दिया जाए, then what will happen in this case? So it is inverted. एक का vertex upward है, एक का downward. Gave Newton the idea that the sunlight is made up of 7 colors. Any light that gives a spectrum similar to that of sunlight is often referred to as white light. So here we have seen that the white light has split into its component colors and it can be recombined into white light. अगर उसी प्रपोर्शन में ले लिया जाए, डिफरेंट कलर्स 1/7 पार्ट नहीं होते हैं. सम कलर्स आर इन एक्सेस एंड सम आर इंडिगो, इसमें सबसे कम होगा. तो जब हम डिस्क बनाएंगे कलरफुल डिस्क, तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि किस किस रेशो में ये कलर्स हैं, दैट यू कैन सर्च. उसी रेशो में हमें लेना होगा. रेड इसमें सबसे ज़्यादा होगा, वॉयलेट का एक बहुत फाइन लाइन होगी, ब्लू सबसे ज़्यादा होगा. सो इन द सेम प्रपोर्शन एग्जैक्टली द वेरियस कलर्स आर प्रेजेंट. इफ वी मेक ए रिंग proportionally, then we can spin, by spinning it we can make it into white color. तो यही यहाँ पर बात दिखाई गई है कि हम रिकम्बाइन कर सकते हैं. एंड दिस एक्सपेरिमेंट वाज डन बाय न्यूटन. नाउ द वेरियस कलर फाउंड ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन ऑफ वाइट लाइट आर इन द ऑर्डर ऑफ विबग्योर फ्रॉम बॉटम टू टॉप. फ्रॉम बॉटम टू टॉप, बॉटम से अगर हम टॉप तक लें, बॉटम
to top various colors in white light spectrum are white light spectrum are Vibgyor, in which violet light having highest energy and least wavelength deviates most, in which violet light having highest energy and least wavelength deviates most, सबसे ज़्यादा उसकी चाल में बदलाव होगा, सबसे स्लो वो होगा, सब डिफरेंस इन वेलोसिटी उसमें देखी जाएगी क्योंकि वो हाई स्पीड से आ रहा है। और ये भी देखने वाली बात है कि ऑल कंपोनेंट्स ट्रेवल इन एयर विद स्पीड, जो ऑल कंपोनेंट्स हैं वो किस स्पीड से चलते हैं एयर में, ऑल कंपोनेंट्स ऑफ वाइट लाइट travels in air with 3 into 10 to the power 8 meter per second, but their speed differs, but different components have different speed in glass medium, but different components have different speeds in glass या कोई और any other medium, एयर को ये माना गया है वैक्यूम की तरह फ्री स्पेस, तो उसमें उतना फ़र्क नहीं पड़ता। हम ये जानते हैं कि v इज इक्वल्स टू न्यू लेमडा, तो सभी की स्पीड अगर सेम है, तो सबकी स्पीड अगर सेम है तो 3 into 10 to the power 8 हो गई। लेकिन लेमडा ज़रा देखिए, तो लेमडा रेड वाले का लेमडा सबसे बड़ा है, और जो वॉयलेट लाइट होगी उसका लेमडा छोटा है, पीक से पीक तक, या यहाँ बेस से बेस तक कहीं से ले लें, एक ही तरीके का बात होती है। तो ये लेमडा है, तो इसका लेमडा इतना है, और पीक से पीक तक भी ले सकते हैं, क्रस्ट से क्रस्ट, ट्रफ से ट्रफ, या मिडिल से मिडिल, कुछ भी ले लें, सब एक जैसा ही है, यहाँ से यहाँ तक भी ले सकते हैं। तो दिस इज़ लेमडा, इसका लेमडा छोटा है, दैट इज़ वॉयलेट। तो ये सबका सेम है, और जिसकी वेवलेंथ बड़ी होगी उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट ही तो वी है, वी नहीं बदल सकता। तो इसलिए ये बात ध्यान रखने की है कि इस केस में एयर में, इन एयर देखा जाए तो वेवलेंथ सबसे ज़्यादा रेड की है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम है, और इन एयर प्रोडक्ट तो 3 into 10 to the power 8 ही है, और इसकी जो वेवलेंथ है वो 780 नैनोमीटर है रेड के लिए। नैनोमीटर का मतलब 10 to the power -9 मीटर, सो 780 into 10 to the power -9 मीटर है, तो उससे फ्रीक्वेंसी निकाली जा सकती है। और जबकि वॉयलेट के लिए क्या है, ये तो 3 into 10 to the power 8 ही है एयर में, तो ये चीज़ रेड के लिए है, ये वॉयलेट के लिए है, ये 350 है नैनोमीटर। तो इससे आप पता कर सकते हो कि ये कम है तो ये ज़्यादा होगा। और फ्रीक्वेंसी का मतलब नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकंड, वाइब्रेशन ज़्यादा है तो एनर्जी ज़्यादा हुई। तो इस तरीके से वॉयलेट हैज़ हाईएस्ट एनर्जी बट लोवेस्ट वेवलेंथ, क्योंकि इनका प्रोडक्ट तो कांस्टेंट है। हाउएवर द रेड हैज़ हाईएस्ट वेवलेंथ एंड लोवेस्ट एनर्जी, इसको कैलकुलेट किया जा सकता है। सो वॉयलेट कलर has
लोवेस्ट वेवलेंथ, आप इसे नैनोमीटर को मीटर में बदल सकते हो, 10⁻⁻9 मीटर। सो हैज़ लोवेस्ट वेवलेंथ। इस चीज़ को समझना ज़रूरी है क्योंकि आगे के जो फिनोमिना हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के, वो इनकी वेवलेंथ पर ही बेस्ड हैं, चाहे स्कैटरिंग देखें या कुछ, तो हमें ये चीज़ जानना चाहिए। सो वॉयलेट कलर हैज़ लोवेस्ट वेवलेंथ, एंड अगर ये चीज़ कम होगी तो इसे ज़्यादा होना होगा क्योंकि इनका प्रोडक्ट तो यही फिक्स है, इन दोनों का भी प्रोडक्ट वही है, तो इसलिए लोवेस्ट वेवलेंथ है तो अब ये बढ़ जाए जिससे कम से कम प्रोडक्ट तो दोनों का सेम हो जाए। लोवेस्ट वेवलेंथ एंड हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, और कोई भी चीज़ ज़्यादा बार वाइब्रेट कर रही है पर सेकंड में तो उसमें एनर्जी भी ज़्यादा होगी। फ्रीक्वेंसी एंड हाई एनर्जी, हाईएस्ट एनर्जी, ये बात है। तो आप फ्रीक्वेंसी निकाल भी सकते हैं, इससे इम्प्लाई होता है कि जो फ्रीक्वेंसी किसी भी चीज़ की होती है वो वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ होती है, तो जिसकी वेवलेंथ कम हो जाएगी डिनोमिनेटर छोटा हो जाएगा। ये तो सबका 3 × 10⁸ है तो अपने आप फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, तो इसके पास छोटा डिनोमिनेटर लेमडा ये है ना, तो इसमें भी तो वही फार्मूला लगाया है, v = न्यू लेमडा, तो लेमडा ये, तो लेमडा छोटा, v सबका 3 × 10⁸ तो फ्रीक्वेंसी बढ़ी, तो इसलिए इसकी हाईएस्ट एनर्जी होती है। जबकि रेड में क्या है, एंड इट सफ़र्स द हाईएस्ट एंगल ऑफ डेविएशन, एंड इट्स सफ़र्स, तो इसमें क्या होगा, बहुत ज़्यादा एंगल ऑफ डेविएशन होगा। सफ़र्स हाईएस्ट एंगल ऑफ डेविएशन। रेड के केस में क्या है, ये रेड है, तो रेड के केस में अगर आप फ्रीक्वेंसी निकालने चलोगे तो v/λ, अब यहाँ लेमडा बड़ा है 780 है, यहाँ 350 है, तो लेमडा के बड़ा होने से फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। और फ्रीक्वेंसी के लिए हमने पहले भी आपको फार्मूला बताया है कि एनर्जी और फ्रीक्वेंसी आपस में रिलेटेड है h से, जहाँ h प्लांक कांस्टेंट है, अगली क्लास में आपको पता चल जाएगा। फ्रीक्वेंसी जितनी गुना बढ़ाओगे एनर्जी उतनी गुना बढ़ेगी, ये प्लांक ने बताया था। तो ये जो h है ये प्लांक कांस्टेंट है, मैक्स प्लांक ने ये बात कही थी कि फ्रीक्वेंसी, वैसे भी कोई चीज़ ज़्यादा बार वाइब्रेट करेगी तो एनर्जी ज़्यादा होगी। सो इस तरीके से इट सफ़र्स हाईएस्ट एंगल ऑफ डेविएशन। रेड लाइट हैज़, रेड लाइट क्या है, इसकी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होती है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ एंड लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी। उसके पास ज़्यादा एनर्जी ही नहीं होती है, तो रेड लाइट के पास ज़्यादा फ्रीक्वेंसी नहीं है तो इसलिए लोवेस्ट एनर्जी भी हो गई। इसीलिए तो सारे सिग्नल जो डेंजर के होते हैं वो रेड होते हैं, क्योंकि इतनी उसके पास इतनी भी एनर्जी नहीं है कि एटमॉस्फेयर में जो एटम्स हैं उनके इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करके हायर ऑर्बिट में भेज सके। तो रेड लाइट हमें दूर से दिख जाती है क्योंकि उसकी पूरी की पूरी एनर्जी जो रेड सिग्नल से चलती है वो हमारी आंखों तक पूरी पहुंच जाती है, और उसकी कोई भी एनर्जी रास्ते में एटम्स के इलेक्ट्रॉनों को हायर ऑर्बिट में एक्साइट करने में खर्च नहीं होती। अब ब्लू के पास इतनी ज़्यादा एनर्जी है कि वो रास्ते के ही एटम्स को एक्साइट कर देगी और गंवा बैठेगी अपनी सारी एनर्जी, तो इसलिए ब्लू कलर का कोई सिग्नल ही नहीं होता। तो जो भी सिग्नल है वो विबग्योर में रेड, येलो और ग्रीन तक ही होते हैं, नीचे के कोई कंपोनेंट्स का कोई सिग्नल नहीं होता क्योंकि वो एटम्स को एक्साइट करके अपनी एनर्जी खो देंगे। तो ये चीज़ है, और रेड डेंजरस सिग्नल है इसीलिए, तो ये चीज़ हो गई। अब देखिए, सो ये तो बात हमने बता दी, एंड ऑल कंपोनेंट ऑफ लाइट ये होता है। सो डिफरेंट कलर्स ट्रेवल एट डिफरेंट स्पीड इन मीडियम, सो डिफरेंट कलर्स हैव डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्योंकि सबकी स्पीड अलग अलग है, सबका आर अलग अलग है। अब अलग अलग कलर जब इसमें चल रहे हैं तो सबका आर बदल गया, हमने प्रिज्म में दिखा है, कोई किसी एंगल से जा रहा है कोई किसी एंगल से, तो आर बदल गया, और साइन आई सबका सेम है। एंड
जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी का होता है वो क्या होता है, साइन आई बाई साइन आर, एज एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर ऑल इज सेम बट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज डिफरेंट, एज क्योंकि वाइट लाइट पड़ रही है, इंसिडेंस फॉर ऑल कंपोनेंट्स present in white light is same but sin r, क्योंकि जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, तो आप देखेंगे, आपको एक फिगर बना के दिखाया है, तो इसमें यहाँ पे देख लीजिए, तो सबसे कम एंगल किसके लिए, वॉयलेट के लिए। तो अगर R कम होगा, सबसे कम, क्योंकि नॉर्मल से ही तो एंगल देखा जाता है, ये है एंगल, और सबसे ज़्यादा रेड के लिए। तो अगर एंगल कम होगा तो उसका साइन भी कम होगा, तो साइन आर वी, ये हमने दो एंगल बनाए, एक आर वी और एक आर आर। तो यहाँ पर क्या चीज़ बड़ी है, तो हम ये कह सकते हैं एंगल जो है आर वी छोटा है और आर आर, क्योंकि वो ज़्यादा डेविएट ही नहीं हुआ है, सो आर आर बड़ा है। तो इसीलिए तो साइन आर भी छोटा होगा, एंगल जैसे जैसे बढ़ता है, साइन 90 की वैल्यू 1 है और साइन 0 की 0 है, तो साइन आर आर, तो साइन बड़ा हो गया, नीचे की चीज़ बड़ी हो गई। तो ये कहने का मतलब है, बट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन डिफर्स फॉर डिफरेंट कलर्स, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन differs for different colors। सो जो R है वॉयलेट के लिए वो कम है और रेड के लिए ज़्यादा है, क्योंकि वॉयलेट कलर नॉर्मल की तरफ बहुत ज़्यादा दब गया है, तो RV कम है। और ये दबा ही नहीं, ये तो लगभग सीधा जा रहा था, तो थोड़ा बहुत मुड़ गया तो मुड़ गया, ये चीज़ है। तो जब आर भी कम है तो इसका साइन भी कम होगा, और साइन आर आर से। तो अब यहाँ पर इसी चीज़ के लिए देखो, किसका डिनोमिनेटर बड़ा है, रेड के लिए डिनोमिनेटर बड़ा है, तो रेड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो गया। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ए मेजर ऑफ द ट्रबल इन ट्रैवलिंग इन अदर मीडियम। तो रेड को ख़ास ट्रबल नहीं हुआ क्योंकि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, वायलेट को बहुत ट्रबल हुआ जाने में। सो इट इज़ अ मेजर ऑफ हिंड्रेंस ऑफर्ड बाई ए मीडियम वाइल ट्रैवलिंग ऑफ लाइट, तो इट इज़ इन डिनोमिनेटर। सो फॉर n इज इक्वल्स टू साइन आई अपॉन साइन आर वी, ये एन वी हो गया वॉयलेट कलर के लिए, एंड एन आर इज साइन आई अपॉन साइन आर आर। तो यहाँ पर अगर आपने एक छोटी चीज़ रख दी तो ये चीज़ बड़ी हो गई, छोटा करते जाओगे तो बड़ी नहीं हो जाएगी। सो इसलिए दिस implies NV is greater than NR. So refractive index of violet is more than the refractive index of red color. So refractive index of violet is more than refractive index of red color. Different component travel in मीडियम या ग्लास में विद डिफरेंट स्पीड। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी का भी हमने निकाल लिया साइन आई बाई साइन आर से, देन वी कैन ऑल्सो फाइंड दैट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, एन इज ऑल्सो सी बाई वेलोसिटी इन मीडियम। सो वी कैन फाइंड आउट, एन वी निकलने के बाद हम ये भी पता कर सकते हैं कि किसी भी मीडियम में, उस मीडियम में क्या वेलोसिटी होगी, जहाँ सी क्या है, एयर में इसकी स्पीड है,
दिस इम्प्लाइज वेलोसिटी इन मीडियम इज c/n। ये हो गया। तो ये मुझे बताइए कि वॉयलेट कलर के लिए NV ज़्यादा है तो उसकी स्पीड ग्लास में कम होगी, और जिसके लिए NR, तो NR क्या है, कम है, तो NR ये चीज़ कम हो गई तो उसकी स्पीड ज़्यादा हो गई। तो यहाँ पर आप ये लिख सकते हैं वेलोसिटी इन मीडियम फॉर वॉयलेट, वेलोसिटी इन मीडियम लिख लो या ग्लास लिख लो। हमारे केस में तो ग्लास है, तो हम मीडियम की जगह क्या लिख लें, ग्लास लिख लें। सो वेलोसिटी इन ग्लास फॉर वॉयलेट है वही फार्मूला, ये तो हमारे पास शुरू से ही था एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। इट इज इक्वल्स टू C बाई वॉयलेट है तो NV, एंड वेलोसिटी इन ग्लास फॉर रेड कलर इज इक्वल्स टू C बाई NR। ये चीज़ हमने लिख दी। तो बताओ NV ज़्यादा है कि NR? C के बारे में मत सोचो, C 3 × 10⁸ है। तो हम देख रहे हैं कि NV बड़ा है। NV अगर बड़ा है तो V छोटा हो जाएगा। सो वेलोसिटी ऑफ वॉयलेट कलर इन ग्लास इज लेसर देन द वेलोसिटी ऑफ रेड कलर इन ग्लास। ये चीज़ कही जा सकती है। तो अब यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ वॉयलेट कलर इन ग्लास इज, ऐसा क्यों है यहाँ से देख लो, NV बड़ा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, इज लेसर, डिनोमिनेटर बड़ा तो वेलोसिटी छोटी, एंड विद रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में लेसर है, देन द वेलोसिटी ऑफ रेड कलर इन ग्लास, देन द वेलोसिटी ऑफ रेड कलर इन ग्लास। तो ये बात हमने देख ली कि किसका क्या होता है। सो हमने ये देख लिया कि जो वॉयलेट कलर है इट डेविएट्स मोस्ट एंड द रेड कलर कंपोनेंट आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म डेविएट लीस्ट। रेड कलर जो भी होगा ड्यूरिंग डिस्पर्सन, वायलेट का तो हमने आपको पहले ही बता दिया था, ड्यूरिंग डिस्पर्सन थ्रू प्रिज्म रेड कलर deviates least, so is present at top, इसलिए वो सबसे ऊपर है। रेड की एनर्जी कम होती है, इसीलिए हम लाल बल्ब जला के सोते हैं रात को, और ब्लू कलर की लाइट हो या ऐसी हो वॉयलेट कलर की तो उसमें पढ़ाई की जाती है। और अल्ट्रा वायलेट जहाँ वेल्डिंग होती है तो वहाँ पर भी कितनी एनर्जी निकलती है कि आई में ब्लाइंडनेस या इरिटेशन होने लगता है, तो वो अल्ट्रा वायलेट या वॉयलेट कलर की लाइट है। वॉयलेट कलर का हम एक ओनली पार्ट देख पाते हैं 5%, बाकी अल्ट्रा वायलेट तो हम देख ही नहीं पाते। तो जबकि दूसरे जो और पेस्ट्स हैं वो उसको भी देख सकते हैं। तो हम इस जैसे एक इस तरीके का न्यूटन का डिस्क है, तो यहाँ पर भी दिखाया गया है कि अगर ये ऐसी डिस्क हम बना लें और उसको मोटर से चलाएंगे देन वी कैन सी द कलर। ये जैसे रोटेट करेगी तो इसके रोटेट करने से उसके सारे कलर दिखेंगे मोटर के रोटेट करने से। तो ये चीज़ यहाँ पर न्यूटन की डिस्क से की जा सकती है ना। ये तो बात हो गई कि dispersion through prism. Now we will see the recombination of spectrum of white light. The components of colors are present in white light and not in prism is cleared by an experiment by Newton once for all. The component of
कलर्स आर प्रेजेंट, ये हमने आपको बार बार बता दिया है कि लाइट किसी भी मीडियम से गुजरे उसकी फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं होता, उसकी वेलोसिटी बदलती है, वेवलेंथ बदलेगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी वही रहेगी। तो ये ध्यान रख लें, मीडियम टू मीडियम और मीडियम टू मीडियम जाती जाए, फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगी। द कंपोनेंट ऑफ कलर्स आर प्रेजेंट, अलग अलग कंपोनेंट की अलग अलग फ्रीक्वेंसी है, बट जो भी है वो वही रहेगी। कंपोनेंट ऑफ कलर्स आर प्रेजेंट इन वाइट लाइट एंड नॉट इन प्रिज्म। दिस जो डिस्प्यूट या डायलेमा होता है, तो डिस्प्यूट among scientists is cleared by Isaac Newton ने इसको कर दिया हमेशा के लिए क्लियर, once for all by a simple experiment। न्यूटन ने ये काम किया। in which he has taken two inverted prism, in which he has taken two inverted prism and passed white light on first prism dispersed colors and recombined those colors to form again white light and recombined। अगर प्रिज्म में कलर होता तो दूसरे से निकलने के बाद भी डिफरेंट कलर्स होते, तो दूसरे प्रिज्म से कुछ कलर नहीं निकले या ऐसा उसने कुछ नहीं किया। सो एंड रिकम्बाइंड इट टू फॉर्म वाइट लाइट अगेन। तो ऐसा एक्सपेरिमेंट आपकी बुक में भी दिया है जिसमें ये बात दिखाई गई है। सो दिस इज द एक्सपेरिमेंट विच इज गिवन इन योर बुक। नाउ so the same experiment we will draw. So whatever video we have seen, we will try to make ray diagram as shown by Newton by his experimental arrangement. Let us take two inverted prism. तो सबसे पहले एक सिंगल प्रिज्म बना लेते हैं जो कि एक इक्विलेटरल होगा, और we will draw other prism parallel to this। तो इसके पैरेलल में दूसरा प्रिज्म बना लेंगे। Now so in this way two surfaces of inverted prism are drawn, they are identical, तो उनको identical होना चाहिए। अब देखिए, a white light is falling on it
फ्रॉम थ्रू ए फाइन सोर्स, कहीं से इस पे वाइट लाइट आ रही है। नाउ वाइट लाइट इस पर आ रही है, इट इज फॉलिंग ऑन इट। सो अगर वाइट लाइट आ रही है तो वो कहाँ जाना चाहेगी? जाना तो ऐसे चाहेगी, ऐसे, बट वो अपने पाथ से डेविएट हो जाएगी। तो इस पर एक नॉर्मल हम ड्रॉ कर लें। तो सबसे कम कौन सी लाइट बेंड करेगी और सबसे ज़्यादा कौन सी लाइट बेंड करेगी? सबसे कम रेड लाइट डेविएट होगी, इसके कंपोनेंट यहीं पे डिस्पर्स हो जाएंगे, और सबसे ज़्यादा वॉयलेट लाइट स्कैटर करेगी। सो लेट अस डिस्पर्स बोथ द कंपोनेंट्स। तो एक तो रेड कलर को आप डिस्पर्स कर लें, एंड वन इज वॉयलेट कलर, तो दूसरा वॉयलेट कलर में ज़्यादा डेविएशन हो गया, अपने पाथ से, ये ओरिजिनल पाथ है उससे ज़्यादा डेविएट हो गई। सो दिस इज द वॉयलेट कलर। फिर इसके बाद अब सेकंड सरफेस पे फिर रिफ्रैक्शन होगा, ये सीधे नहीं निकल जाएंगी और अपने अपने पाथ से फिर हटेंगी। तो जब हटेंगी तो इन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लें आप, और अपने अपने पाथ से ये हटेंगी। तो हटने के बाद अब अवे होंगी क्योंकि ये रेयर मीडियम में जा रही हैं। सो जो भी इनका नेचुरल पाथ है ये वहाँ नहीं जाएंगी, ये इधर नहीं जाएगी और ये वाली इधर नहीं जाएगी, ये इससे दूर हट जाएगी अपने रास्ते से। सो ये कहीं अवे हो जाएगी क्योंकि रेयर मीडियम में गई है। इसी तरीके से ये भी लाइट दूर हो जाएगी, तो ये यहाँ आ जाएगी क्योंकि उस पर भी हमने परपेंडिकुलर डाला है, तो ये भी है। उसको जाना चाहिए था इधर, पर उधर नहीं जाएगी। इट इज़ डेविएटिंग फ्रॉम इट्स पाथ। तो इस तरीके से हमने दिखाया। सो पहला तो रिफ्रैक्शन ये हुआ, सीधे जाना चाहिए, बट बोथ हैव टेकन देयर डिफरेंट पाथ डेविएशन हुआ है। तो ब्लू में सबसे ज़्यादा, वॉयलेट में सबसे ज़्यादा हुआ है, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा है। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है उसमें ज़्यादा चेंज इन एंगल होता है क्योंकि उसका आर कम होता है। आई ज़्यादा, आर कम। आर कम होगा तभी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा। आर कम होगा तो साइन आर भी कम होगा। तो साइन आई बाई साइन आर, डिनोमिनेटर छोटा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बड़ा। ऐसा यहाँ हुआ। अब इसके बाद क्या होगा, जो इनका नॉर्मल है इस पर फिर से नॉर्मल ड्रॉ करो। तो चूँकि अब ये डेंसर मीडियम में जा रही हैं, तो डेंसर मीडियम में जाने पर ये अब अंदर दबेंगी, तो दोनों जो रेड है वो भी अंदर दबेगी और ये वाली भी अंदर दबेगी। तो ये अंदर दब गई क्योंकि रेयरर से डेंसर में जा रही, तो ये अंदर दब गई। और वॉयलेट भी अंदर दब गई क्योंकि वो भी डेंसर, रेयरर से डेंसर में जा रही, तो ये वॉयलेट भी दब गई। देखो अंदर दबी है दोनों। तो रेड उतनी नहीं दबी, वॉयलेट ज़्यादा दबी। और दबने के बाद अब इन पे एक नॉर्मल ड्रॉ करो। तो नॉर्मल हम ड्रॉ करेंगे तो 90 डिग्री पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर लीजिए। नाउ ये, और अब ये सब कंबाइन होकर निकल जाएंगी। सो दे गेट कंबाइंड एंड ये फिर वाइट लाइट बन के निकल जाएंगे। सो जो भी इनका ओरिजिनल पाथ होगा तो उससे ये, जैसे इसमें अंदर दबी थी, तो ऐसा ओरिजिनल पाथ होगा जैसे मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये। सो ये जाना किधर चाहती थी, ये देख लो फिर से आप। सो इस तरीके से ये होगा। ये जाना तो इधर चाहती थी, आप सोचो इधर से लाइट आ रही तो अंदर दबी कि नहीं। तो क्योंकि रिवर्स, लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी से भी आप इसे देख सकते हो। तो ये जो रे है और ये जो रे है ये दोनों पैरेलल होगी। सो अगर ये बिल्कुल पैरेलल प्रिज्म रखे हैं तो ये एक तरीके का ग्लास स्लैब हो जाएगा, तो इसमें लेटरल डिस्पर्सन होगा।
दैट कैन बी शोन हियर। तो हम क्या करते हैं, उस चीज़ को शो कर देते हैं और अपने फिगर को उसी बेसिस पे अमेंड कर देते हैं, क्योंकि ये फिगर बनाने में हमने एंगल का ध्यान तो दिया नहीं है। सो वी कैन टेक लाइक दिस कि यहाँ से लाइट आ रही है और इस चीज़ को हटा देते हैं। सो इफ प्रिज्म्स आर पैरेलल then the emerging out white light and the ray which falls on the first prism both are parallel। तो यहाँ पर आप एक स्लिट ले लें। You can take a slit over here, यहाँ पे स्लिट ले लें, then the things will be okay। ऐसे ये स्लिट ले लें। तो अब आप इसमें देख सकते हैं कि फिर जब ये लाइट होगी तो इसका जो ओरिजिनल पाथ है, इन डॉट्स को भी हटा दें और जो इसका ओरिजिनल पाथ है उससे ये डेविएट किए हैं, ये है ओरिजिनल, तो इससे डेविएट। फिर आप इसे एक्सटेंड कर लें और इसको एक्सटेंड कर लें और जो ये वाली लाइट है ये आप देख लें बिल्कुल पैरेलल होगी। तो ये एक्सटेंड अगर करेंगे सो ये दोनों पैरेलल होगी ऐसे, और लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी हो जाएगा। सो ये दिस इज द, इसका नाम क्या रखा जाएगा, रिकम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट। रिकम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट। यहाँ लिख लें वाइट लाइट, दिस इज अगेन जो इनकमिंग है वो वाइट लाइट, दिस इज स्लिट, ये क्या हो गया स्लिट। यहाँ पर भी सेम आप स्लिट ले सकते हैं, तो ये स्क्रीन ले सकते हैं आप। तो ऑन स्क्रीन यू कैन गेट ए वाइट लाइट, सो यू कैन टेक स्क्रीन ओवर हियर। तो स्क्रीन पे वाइट लाइट आपको मिल जाएगी, दिस इज स्क्रीन। बाकी जो ऊपर का कंपोनेंट आ रहा है वो रेड रेड लिख लो, ये सब रेड है, और नीचे वॉयलेट वॉयलेट लिख लीजिए। तो इस तरीके से आपको फिगर के पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। और एरो बना दीजिए नाउ ये तो बात हो गई कि किस तरीके से डिस्पर्सन होता है, बट डिस्पर्सन के भी कुछ इफ़ेक्ट हम नेचर में देखते हैं। सो व्हाट आर द फिनोमिना बेस्ड ऑन डिस्पर्सन? फर्स्ट इज रेनबो फॉर्मेशन। सो रेनबो फॉर्मेशन जो इंद्रधनुष बनता है वो रेनबो फॉर्मेशन डिस्पर्सन की वजह से होता है। सबसे पहले लोग कहते थे कि इंद्र का धनुष है जिसकी वजह से वर्षा हो रही है, बट इट इज़ ऑल ड्यू टू डिस्पर्सन। सो लेट अस सी द रेनबो फॉर्मेशन। One of the most beautiful example of spectrum formed by dispersion is provided by the nature in form of rainbow. The rainbow is an arch of 7 colors visible in sky which is produced by dispersion of sunlight by raindrops in atmosphere. तो rainbow क्या है? The rainbow is an arch। आर्च का मतलब इस तरीके का जब मेहराब बनता है किसी बिल्डिंग में तो आर्च बनता है, तो उसी पर सारे ऊपर के ईंटें टिकी रहती हैं। सो इट इज़ एन आर्च। सो इट इज़ ए पार्ट ऑफ, कहा जा सकता है कि सर्कल, इसी को आर्क भी बाद में बना दिया गया, अदरवाइज इसका नाम है आर्च और फिर आर्क बोल देते हैं उसी से। सो इट इज़ एन आर्च ऑफ 7 कलर। Visible in sky, visible in sky
which is produced by dispersion of sunlight. By dispersion, तो सनलाइट का कौन डिस्पर्सन करेगा? ऑफ सनलाइट बाय टाइनी ड्रॉपलेट्स, क्योंकि एक ड्रॉप पर एक ही रे गिर पाएगी. बाय रेन ड्रॉप्स इन एटमॉस्फियर, रेन ड्रॉप्स इन एटमॉस्फियर. So this is a natural phenomena which is based on, ये एक natural phenomena है. This is a natural phenomena based on, किस पे based है? Refraction and total internal reflection. Total internal reflection. तो इस तरीके से रेनबो बनता है. तो ये अभी हम देख लेंगे कि TIR क्या होता है, वो चीज़ समझ लेंगे कि TIR क्या बोल रहा है. सो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और साथ में रिफ्लेक्शन, दोनों चीज़ें होंगी तभी रेनबो बनेगा. द कंडीशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रेनबो इज दैट, कब रेनबो बनेगा? द कंडीशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रेनबो इज दैट it should rain in front of us and sun should be present behind us. That it should rain. It should rain in front of us. Observer and sun is present behind observer. हम रेन की ओर फेस कर लें और सन रेस पीछे से आती हों तो ऐसे केस में हमें रेनबो दिखाई पड़ जाएगा. मान लीजिए कि यहाँ पर एक रेनबो बन रहा है. सो रेनबो में नीचे वॉयलेट कलर हो जाएगा और ऊपर रेड कलर हो जाएगा. तो इस तरीके से रेनबो का फॉर्मेशन ऑब्जर्वर देख सकता है. सो इफ़ ऑब्जर्वर इज स्टैंडिंग समवेयर हियर, तो द पर्सन कैन सी रेनबो एंड सन इज प्रेजेंट बिहाइंड ऑब्जर्वर. तो सन रे अगर यहाँ पर हो तो रेनिंग फ्रंट में हो, यहाँ पर उसके सामने रेनिंग हो रही हो, तो जहाँ रेन ड्रॉप्स होंगी वही प्रिज्म का काम करेंगी. और जो सन है तो सोलर रेज इसमें पड़ती हों और इन ड्रॉपलेट्स पे जब पड़ेंगी तो वो जो ड्रॉपलेट्स पे सन रेज पड़ेंगी उसकी वजह से यहाँ पर रेनबो फॉर्मेशन होगा. तो इस तरीके से सन रे आनी चाहिए और वही इसकी आइज़ में गिरनी चाहिए ऐसे. सो सन रेज शुड कम फ्रॉम बिहाइंड. और जो रेनबो बनेगा दैट विल बी फ्रॉम 40 टू 42 डिग्री, 2 डिग्री के अंतर पर बनेगा. सो जो लोवेस्ट वाला पोर्शन है अगर वो हॉरिजेंटल से आँख उठाकर देखेगा सो दैट विल बी, इट इज़, ये इसको भी देख सकता है और इसको भी देख सकता है, तो ये होगा 40 डिग्री. और ये इसको देखेगा तो 42 डिग्री. तो हॉरिजेंटल से 40 डिग्री आँख उठाएगा तो वॉयलेट कलर दिख जाएगा, 42 उठाएगा तो उसका आखिरी छोर दिख जाएगा, दैट विल बी रेड कलर. और फिर उसके बाद 52 से 53.4 तक सेकेंडरी रेनबो बनेगा, तो वो इससे थोड़ा सा लेस ब्राइटर होगा, उसके बारे में भी हम देखेंगे. प्राइमरी रेनबो ज़्यादा चमकदार होता है. सो ये तो हमने कंडीशन देख ली कि कैसे रेनबो बनेगा. नाउ लेट अस सी
टू अंडरस्टैंड दिस फिनोमिना, यहाँ पर जो छोटी ड्रॉपलेट्स हैं वो प्रिज्म है और सन से वाइट रेज आ रही हैं और वो डिफरेंट कलर्स में इसके पास गिर रही हैं। यहाँ से रेड कलर आ रहा है और यहाँ से ये इसके पास जो भी सन है उससे रेड कलर इसको मिला और वायलेट इसको मिला, तो सारे दिख गए। बीच में ग्रीन कलर भी होगा और भी कलर होंगे। नाउ let us understand the phenomena of total internal reflection so that we can better understand the formation of rainbow. तो total internal reflection क्या है? Now here we are seeing that whatever light is falling on prism, that is, ये प्रिज्म है तो प्रिज्म पे जो भी लाइट यहाँ पर गिर रही है वो टोटली रिफ्लेक्ट हो जा रही है और उस साइड कुछ भी नहीं जा रही है। तो कभी अगर एंगल, ये चीज़ हम देखेंगे, इस चीज़ को कहेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ये क्यों होता है? इसको तो उधर जाना चाहिए था, but it is not going on that side and it is totally getting reflected। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं this is totally getting reflected, तो ये टोटल 100% रिफ्लेक्शन हो रहा है, जबकि यहाँ कोई मिरर भी नहीं है, ये तो एक प्रिज्म है। तो प्रिज्म में ऐसा क्यों हो रहा है, टोटली क्यों रिफ्लेक्ट हो रही है, दैट वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। कहीं पर भी डाल रहा हूँ तो इस तरीके से हो रही है। और फिर एक एंगल ऐसा होगा कि जिस उससे ज़्यादा कर देंगे तो रिफ्लेक्ट होने लगेगी, अब होने लगी। देखिए ज़्यादा अगर मान लीजिए और एक ऐसी स्थिति कर देंगे तो फिर ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो कर रही है, और फिर कभी कुछ एंगल हम बदल देंगे तो रिफ्रैक्शन को फॉलो कर रही है। तो उसी सरफेस पे कभी रिफ्रैक्शन को फॉलो कर रही है और कभी रिफ्लेक्शन को फॉलो कर रही है। तो ऐसा क्यों कर रही है, इस बात को हम समझेंगे। अब देखते हैं कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है। मान लीजिए ये एक इंटरफेस है, दिस इज इंटरफेस। सो और इसके नीचे वाटर है और ऊपर एयर है, ऐसे एयर है और नीचे वाटर है। तो अगर मान लीजिए एक रे ऐसे आती है, कई रेज होंगी, वन रे है, तो और भी रेज निकल सकती हैं किसी भी अंदर के पॉइंट से, बहुत सारी रेज निकल सकती हैं और भी निकल सकती हैं। तो ये ऐसे हो सकता है। तो इसमें क्या होगा कि जब ये रेयर मीडियम में जाती है तो रे अवे हो जाती है, तो ऐसा होने की वजह से ये अवे हो गई। ये देखिए ये अवे हो गई, अवे हो गई क्योंकि इसे जाना किधर था, इधर, लेकिन वो उधर ना जा कर के अवे हो गई। सो इस तरीके से डेंसर से रेयर में जाएगी तो नॉर्मल से दूर हट जाएगी। फिर इसके बाद अब फिर नॉर्मल डाला तो अब आप ये एंगल बढ़ाते जाओगे तो ये भी बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ छोटा एंगल था, अब यहाँ बड़ा कर दिया आपने, ज़्यादा बड़ा एंगल हो गया तो और दूर हटेगी। और दूर हटते हटते तो एक ऐसी भी स्थिति आ जाएगी कि बहुत ज़्यादा दूर हट गई, क्योंकि उसे साइन आई बाई साइन आर को फॉलो करना है। और एक बार और आपने रे डाली, अब और भी बड़ा एंगल कर दिया, तो ऐसे टाइम पे जो उसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा वो अब 90 डिग्री हो जाएगा। अब वो सरफेस से होके गुजरने लगेगी, यहाँ चली जाएगी, सरफेस शाइनी हो जाएगी। उसको कहते हैं ग्रेजिंग एंगल, कि जिस पर गाय जैसे घास चरती है ज़मीन पे तो ग्रेजिंग। तो ये एंगल हो गया 90 डिग्री, तो 90 डिग्री पे चली गई। और ऐसी स्थिति में ये इसका लास्ट एंगल है जो कि क्रिटिकल एंगल है। इसके बाद अगर आपने बढ़ाया तो अब ये रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगी, जैसे कि अभी हमने देखा। तो अब अगर आपने बढ़ाया
तो ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आप ऐसे कर लो और यहाँ पर नॉर्मल डालो और सोचो कि अब 91 हो जाए। 91 होगा तो फिर ना तो वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन रहा ना लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, क्योंकि यहाँ कितना हो गया ये एंगल, ये 90 हो गया कि नहीं। अब 90 के बाद और कहाँ बढ़ेगी, अब सोचो 1 डिग्री हो जाए तो ये तो है 60 और 70 डिग्री और 1 डिग्री हो जाए तो क्या ये रिफ्लेक्शन को वायलेट करेगी? वायलेट तो नहीं कर सकती क्योंकि वो भी लॉ है। तो ऐसे केस में वो देन द रे इज नो मोर रिफ्लेक्टेड एंड इट स्टार्ट्स गेटिंग रिफ्लेक्टेड ओबेइंग द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इफ द एंगल इज अबव क्रिटिकल एंगल देन इट हैपेंस सो। तो ऐसा होता है। तो ऐसे केस में फिर ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। सो if we continue to increase the incident angle, if ray moves from denser to rarer medium, water से एयर में जा रहा है, ये है ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, और ये जो ऊपर वाला है ये ऑप्टिकली रेयरर है। सो साइन आई अपॉन साइन आर तो होल्ड करेगा। जब आप यहाँ पे आई बढ़ाते जाओगे तो आर भी बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि उनका जो प्रपोर्शन है वो कांस्टेंट हो नहीं है। तो इसलिए व्हेन रेज मूव फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम, then it moves away from normal, ऐसा होगा। So if we continue to increase the angle of incidence, then the angle of refraction also continue to increase. If we continue to increase angle of incidence, then angle of refraction also increases, वो भी बढ़ता चला जाएगा। At certain angle of incidence, at certain angle of incidence, the angle of refraction becomes 90 degree. The angle of refraction becomes 90 degree. That is grazing angle, जैसे गाय घास चरती है। This angle is called critical angle. जिस पर 90 डिग्री हो जाए उसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, उसको क्रांतिक कोण कहते हैं। This angle of incidence is called critical angle. तो वो एंगल यहाँ क्रिटिकल एंगल है जिस पर ये 90 डिग्री पे चली गई, दूर हटती जा रही थी, अब 90 पे चली गई और आपने बढ़ा दिया, अब तो सी से भी ज़्यादा कर दिया। ये एंगल जो है ये ग्रेटर देन सी कर दिया आपने। जो भी एंगल आपने लिया दैट एंगल इज़ ग्रेटर देन सी। सो कुछ भी एंगल ले लो, आप अल्फ़ा ले लो, अल्फ़ा बीटा कुछ एंगल होते हैं, तो अल्फ़ा मान लीजिए सी से ज़्यादा आपने ले लिया। तो ऐसे केस में इफ़ वी इंक्रीज द एंगल ऑफ इंसिडेंस बियॉन्ड क्रिटिकल एंगल, इफ़ वी increase angle of incidence beyond critical angle, then ऐसे केस में क्या होगा, then refraction, no more refraction takes place, then no more refraction
टेक्स प्लेस, कुछ रिफ्लेक्शन नहीं होता। एंड द रे इज टोटली रिफ्लेक्टेड इन द सेम मीडियम ओबेइंग द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। एंड रेज कोई 5% और 10% वाला भी हिसाब किताब नहीं, क्योंकि ज़्यादातर केसेस में हम देख रहे थे रिफ्लेक्ट भी हो रही थी, रिफ्लेक्ट भी हो रही थी, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होगा। द रे इज टोटली रिफ्लेक्टेड इन सेम मीडियम ओबेइंग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो सी से ज़्यादा एंगल होगा तो वाटर के लिए 42 डिग्री है, उससे ज़्यादा अगर होगा तो लाइट उसी मीडियम में लौट जाएगी। ओबेइंग द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड total internal reflection. This phenomenon is called total internal reflection. जैसे कभी भी आप लोग मछली पकड़ने जाते हो तो आपके दादी दादा बोलते हैं कि पानी से दूर रहो नहीं तो मछली देख लेगी। ऐसा वो क्यों बोलते हैं तो वो हम समझते हैं। जैसे मान लीजिए एक फ़िश है पानी के अंदर, तो और ये वाटर है, तो वाटर की सरफेस में ये जो फ़िश है, तो अगर आप यहाँ रे होगी तो यहाँ की जो रे होगी, तो मान लीजिए ये इसका ग्रेजिंग एंगल है, तो यहाँ पर अगर आप खड़े हो तो आपको वो देख सकती है। मान लीजिए आपकी रे ये है तो वो देख लेगी, क्योंकि पानी में जाएगी रे तो वैसी हो जाएगी। लेकिन अगर क्रिटिकल एंगल से बियॉन्ड हो गया, मान लीजिए यहाँ पे क्रिटिकल एंगल है और ये रे अब ऐसी हो गई, तो इसके बाद अब जो भी अब बिट थोड़ा सा भी एंगल बढ़ा तो उसके बाद रे उसी में रिफ्लेक्ट हो गई। ये तो इसके लिए अब ये मिरर हो गया, यहाँ नहीं देख पाएगी। ये उसका क्रिटिकल एंगल है, लास्ट एंगल ये सी है, क्योंकि सी पे ग्रेजिंग एंगल है, और सी के बाद ये उसके लिए अब मिरर हो गया, क्योंकि अब लाइट यहाँ पर क्या होने लगी है, रिफ्लेक्ट होने लगी है। तो अब ये यहाँ देखेगी, जैसे यहाँ की मछली हो तो उसको ऊपर देखेगी। कोई मिरर रखा हो तो मिरर में यहाँ कोई मछली हो तो उसको लगेगा कि वो मछली उसके ऊपर आकाश में है, वहाँ फिर आप खड़े हो जाओ तो देख भी नहीं पाएगी ये। तो इस तरीके से दूर हटने को बोला जाता है। तो उसकी जो दुनिया है ये जो यहाँ पर एक फ़िश है, तो उसकी जो दुनिया है वो सिर्फ सी तक है, ये है सी। तो यहाँ से यहाँ तक का सी और इधर भी इतना सी, सिर्फ उसे एक कोन तक का आकाश दिखाई पड़ता है, उसके चारों तरफ लगता है मिरर है। वो जहाँ जहाँ जाती है तो इतना आकाश उसके लिए खुला हुआ है, इसके ऊपर की ओपनिंग उसके लिए खुली हुई है। और क्योंकि ये क्रिटिकल एंगल है तो क्रिटिकल एंगल के आगे कुछ नहीं देख सकती है। तो वो जो फिश है दैट कैन ओनली सी द, अगर यहाँ सन है तो उसे बस दिखाई देगा, ये इतना है क्रिटिकल एंगल तक। और इसके इधर उधर आप खड़े हो जाए, इसीलिए तो मछली पकड़ी जाती है। आप दूर हट जाते हो और तार से पकड़ लेते हो, वो आपको देख भी नहीं पाती, वरना उसकी भी नज़र तेज है। बट ये जो इंटरनल रिफ्लेक्शन है तो ये चीज़ अब ये ऊपर देख लेगी, ये मछली ऊपर, तो उसको लगेगा नीचे की चीज़ भी है, तो सामने भी देख सकती है उसको, वो ऊपर भी देख सकती है। सो दिस मच स्काई इज ओपन फॉर इट, ये बात हो गई। नाउ एज वी हैव अंडरस्टूड द फिनोमिना ऑफ क्रिटिकल एंगल, तो ये चीज़ देखी जा सकती है कि जो क्रिटिकल एंगल है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो किसी भी चीज़ का होता है। सो हमें मालूम है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड का क्या है। मान लो बाहर से लाइट अंदर आ रही है, वही चीज़ बाहर से भी मानी जा सकती है, तो हम एयर के रिस्पेक्ट में निकालते हैं ना किसी का क्रिटिकल एंगल। तो मान लो बाहर से लाइट आ रही तो बाहर का एंगल 90 डिग्री हो गया और अंदर मीडियम का हो गया C। तो जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है
वो साइन आई अपॉन साइन आर है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज साइन 90, क्योंकि जो ये वाला एंगल है वो बाहर वाला वो 90 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, और अंदर वाला सी है साइन सी। साइन 90 की वैल्यू हमने आपको पिछले एक वीडियो में बता दी थी कि 1 होती है। तो n इज इक्वल्स टू 1 बाई साइन सी, या ये भी कहा जा सकता है कि साइन सी इज इक्वल्स टू 1 बाई एन। इफ n इज हाई देन क्रिटिकल एंगल इज लो, तो साइन सी इज लो। इफ n इज मोर, n के ज़्यादा होने से साइन सी क्या हो जाएगा, साइन सी इज लेस, सो c इज लेस। क्योंकि साइन सी कम होगा तो साइन सी कम होगा। हमने आपको बता दिया है कि साइन में 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, जैसे जैसे एंगल बढ़ता है तो उनके साइन की वैल्यू 0 से बढ़ते बढ़ते 1 तक पहुंच जाती है। 0, 0.5, 0.707 और 0.85 और फिर 1, तो हाईएस्ट होती है 90 के लिए। तो कम साइन की वैल्यू तो एंगल भी कम, तो या ये कम एंगल तो साइन की वैल्यू भी कम, ये साथ साथ चलते हैं, एंगल के बढ़ने से साइन बढ़ता है। तो C इज लेस फॉर डायमंड। तो डायमंड के लिए n की वैल्यू 2.42 है जो कि हाईएस्ट है, हाईएस्ट, सो इट्स क्रिटिकल एंगल इज लोवेस्ट। क्रिटिकल एंगल इज लोवेस्ट, वो 24 डिग्री है। 24 डिग्री के ऊपर अगर लाइट कहीं भी पड़ेगी तो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो इसीलिए जो गुजरात में हीरे तराशते हैं वो इसी बात का ध्यान रखते हैं कि ये जो डायमंड बनाएंगे तो वो इस बात का ध्यान रखेंगे कि वो जो एंगल बने वो इस तरीके से, तो यहाँ पर ये इसके ऊपर की सरफेस है, तो दिस इज़ द अपर सरफेस जिसमें से लाइट आ जा सकती है। तो इस तरीके से वो बनाते हैं। तो यहाँ से जब लाइट इसके अंदर जाएगी तो वो अंदर ही अंदर टकराती जाएगी, क्योंकि वो 24 से ऊपर हो गया। ये जो एंगल है 24 से ऊपर हो गया तो बाहर नहीं निकल पाएगी। फिर यहाँ टकराएगी, फिर यहाँ टकराएगी, फिर यहाँ टकराएगी, अंदर ही अंदर टकराती जाएगी और रोशनी करती जाएगी। तो यहाँ ऊपर से आ तो सकती है लेकिन वो लाइट निकलने में अंदर ही अंदर टकराती जाएगी और निकल नहीं पाएगी। तो जब लाइट कभी चली जाती है आपके घर में, तो जिसने हीरे की अंगूठी पहनी है तो वो 5 मिनट तक चमकती रहती है, क्योंकि उस लाइट को यहाँ से फिर से निकलने में 5 मिनट का समय लग जाता है। तो इसीलिए उसका हाई रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है, इसीलिए उसमें शाइनिंग ज़्यादा है और इसी वजह से उसकी कीमत सबसे ज़्यादा है। तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का पैसा हम लोग देते हैं। तो इट इज़ a good example of total internal refraction, यहाँ पर ये बात कही गई है। नाउ अब हम देखेंगे द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, कि रेनबो किस तरीके से फॉर्म होता है। नाउ तो यहाँ पर ऑफ रेनबो, तो एयर में बहुत सारी टाइनी ड्रॉपलेट्स हैं। तो टाइनी ड्रॉपलेट्स को हम कैसे दिखा सकते हैं, ये ऐसे दिखा लीजिए, थोड़ा बड़ा ही दिखा दीजिए। तो मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ड्रॉपलेट्स हैं। ये तो नहीं कि किसी एक ही ड्रॉप से हमें रेनबो दिख जाएगा, ऐसे एक बूंद पे तो रेनबो देखते नहीं, ये सब पूरी बहुत सारी ड्रॉपलेट्स हैं, हर ड्रॉपलेट्स में अलग अलग कलर दिखते हैं। तो इस तरीके से होगा। नाउ रेज आर कमिंग ऑन इट, तो इस पर क्या होगा कि रेज फॉल करेंगी और हमारी आइज़ में आएंगी। तो जो रेज दूर से आ रही हैं तो वो तो पैरेलल होंगी, तो द रेज आर कमिंग फ्रॉम समवेयर हियर, सो ऐसे होंगी। क्योंकि वो सन से आ रही हैं तो हम ये मान लें कि सन से कहीं से आ रही हैं।
So they are coming parallel on these droplets. ऐसा है। तो ये लिख लें फ्रॉम सन, और यहाँ पर हम खड़े हैं। सो वी आर समवेयर ऑन अर्थ, तो अर्थ पर हैं और ये सन से आ रही हैं, ऐसा है। तो अर्थ पर कहीं ऑब्जर्वर है। अब जरा देखो इसका सेंटर कैसे है। सो इसका सेंटर ये है, तो रे कहाँ जाना चाहती थी, सीधा जाना चाहती है। ज़्यादा रे कौन डेविएट करेगी, क्योंकि यहाँ से अब डिस्पर्सन शुरू हो जाएगा, ये एक प्रिज्म का काम करेगा। तो वॉयलेट ज़्यादा डेविएट करेगा और रेड थोड़ा सा डेविएट करेगा। तो वही हम काम कर लें कि रेड को भी डेविएट कराएं ओरिजिनल पाथ से और वॉयलेट को, लेकिन वॉयलेट को ज़्यादा डेविएट कराएं। तो देखो रेड को इसके ओरिजिनल पाथ से डेविएट कराया और इसका डिस्पर्सन हो गया। तो ये चीज़ रेड और वॉयलेट दोनों, रेड थोड़ा डेविएट किया और वॉयलेट ज़्यादा, इन दोनों पे परपेंडिकुलर डाल दीजिए। तो सेंटर से आप डाल दोगे तो परपेंडिकुलर हो जाएगा, और यहाँ भी डाल दीजिए। तो अब आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये जो कॉर्ड है ये सेंटर के ज़्यादा पास है, तो ये एंगल कम है, और कॉर्ड दूर होगी तो एंगल बढ़ता चला जाएगा। तो ये तो कॉर्ड पे होता है ना कि कॉर्ड कहाँ है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये कॉर्ड ही तो हैं, दो कॉर्ड, तो एक कॉर्ड यहाँ बना लो, तो और एक कॉर्ड यहाँ बना लो, ऐसे। तो किस केस में जो एंगल होगा, नॉर्मल है, ये तो नॉर्मल है, तो नॉर्मल से जो कॉर्ड का एंगल होगा, ये एंगल आप बड़ा मानते हो कि इसे बड़ा मानते हो। तो इस तरीके से जो अवे कॉर्ड है उस केस में एंगल बड़ा है, और जो पास की कॉर्ड है उसमें छोटा एंगल। यहाँ देख लो, तो ये एंगल बड़ा है क्योंकि कॉर्ड अवे है, और दूर कर दो और बड़ा हो जाएगा, बना के देख लो। तो जो कम एंगल है वो कम एंगल पर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, देख लो यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो बिल्कुल उतने ही एंगल पर मैं इसको मोड़ूंगा जितने पे ये आया है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और जो बड़े एंगल पर आई है, क्योंकि ये दूर की कॉर्ड है, तो वो बड़े एंगल पर जाएगी। सो दिस विल बी लाइक दिस। भाई ये बड़ा एंगल है तो बड़े पे गई, ये एंगल बड़ा है तो ये भी बड़ा, ये छोटा है तो छोटे पे कम एंगल पर हुआ, और बड़ा था तो ये बड़े पे गया। अब इसके बाद फिर सेंटर से इन पे नॉर्मल डाल दीजिए, तो सेंटर से फिर से नॉर्मल डाल दीजिए, और यहाँ पर भी नॉर्मल डाल दीजिए। तो नाउ द रे, जो भी हमने नॉर्मल डाला है ये, सो दे मूव अवे फ्रॉम इट। तो इस तरीके से दे विल मूव अवे फ्रॉम इट। अब जरा देखें नाउ, अब इस वॉयलेट को आप देखें तो इस वॉयलेट को ऐसे जाना चाहिए, तो ये लेकिन हटेगा नॉर्मल से। तो अब हमारे पास ये नॉर्मल है, तो नॉर्मल से हटेगा तो ये कहीं इधर चला जाएगा, तो ये कहीं अर्थ में और कहीं चला जाएगा। तो वो जहाँ भी जाएगा, अर्थ राउंड है तो कहीं ना कहीं जाएगा, तो वहाँ दिखेगा। और ये रेड है, रेड को कैसे जाना चाहिए था, रेड भी अपने पाथ से हटेगा, रेड को ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन रेड भी हटेगा और रेड कहीं यहाँ आएगा। सो रेड भी अपने पाथ से हटेगा, रेड थोड़ा सा हटेगा, बट रेड यहाँ आ जाएगा। क्योंकि नॉर्मल से अवे हटना है, वो भी हटा, वो ज़रा ज़्यादा हट गया, ये कम हटा, बट दोनों अपने अपने पाथ से हटे। तो इस चीज़ को यहाँ पर दिखाया गया है कि दोनों अपने अपने पाथ से हट गए। तो सबसे पहले यहाँ पर आपने क्या देखा, सन रे दोनों में पैरेलल आई। सो इट इज़ कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी, तो पैरेलल है। यहाँ से रेड रे और वॉयलेट रे है, तो नॉर्मल से वॉयलेट ज़्यादा बेंड हुई, फिर यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ, यहाँ रिफ्रैक्शन, फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और फिर से एक और रिफ्लेक्शन। फिर हमने नॉर्मल डाला, इसे नॉर्मल से सेंटर से डालोगे तो नॉर्मल हो जाएगा, और फिर नॉर्मल से दूर हटा दिया, इसको थोड़ा दूर हटाया, तो यहाँ पर ये हमारी आँखों के पास पहुँच गई, यहीं ऑब्जर्वर खड़ा है, तो वो रेड कलर देख रहा है।
अब दूसरे में देखें तो एक किसी दूर बहुत सारी ड्रॉपलेट्स हैं, मिलियंस ऑफ ड्रॉपलेट, तो एक ड्रॉपलेट से उसको रेड कलर मिला है। अब जरा देखें कि दूसरे वाले में क्या होगा। तो रे तो सीधा जाना चाहती थी, तो इसमें थोड़ा सा जो दबेगा वो रेड कलर होगा, और जो ज़्यादा डेविएट होगा वो वायलेट कलर होगा। वायलेट का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है, सो ये वायलेट कलर दब गया। अब देखें कि ये जो सेंटर है, सेंटर से इनका मिला दीजिए तो परपेंडिकुलर पड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होना है और इनका जो एंगल है वो क्रिटिकल एंगल से बढ़ रहा है। तो ये चीज़, तो अब यहाँ इनका रिफ्लेक्शन करा दें दूसरे वाले से। दूर वाला है तो बड़ा एंगल है, वो दूर जाएगा, और जो पास वाला है वो कम एंगल पर आएगा। तो ये रेड हमने बना दी, और वॉयलेट है चूँकि पास है, क्लोज़र है, तो ये ऐसे हो गया। नाउ इसको ऐसे बना दिया, ये तो दोनों बना दिए। ये वॉयलेट है तो इसको वॉयलेट बना देते हैं, ये वॉयलेट हो गया। नाउ अब देखिए, दिस इज वॉयलेट। अब देखिए, अब इस पर फिर से हम परपेंडिकुलर डालें तो दोनों परपेंडिकुलर से हटेंगे, बट वॉयलेट ज़्यादा हटेगा और रेड थोड़ा सा हट जाएगा। हटेंगे तो दोनों। सो वॉयलेट जब हटेगा परपेंडिकुलर से नॉर्मल से अवे जाएगा। क्यों अवे जाएगा? क्योंकि वो एक रेयरर मीडियम में जा रहा है, तो वो यहाँ पहुँच जाएगा हमारी आइज़ में। तो ऑब्जर्वर के लिए, और रेड भी हटेगा, तो रेड को भी अपने पाथ से थोड़ा हटा दो, क्योंकि नॉर्मल से तो दूर हटेंगे रेयरर मीडियम में। तो मान लीजिए ये यहाँ पर है, तो दूसरा वाला कहीं और जयपुर में होगा या आसपास के किसी दूसरे पाली में होगा, तो वो कलर वहाँ पहुँच जाएगा। सो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि एक ग्रुप ऑफ रेज जो मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ड्रॉपलेट्स, सिंगल ड्रॉपलेट नहीं, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ड्रॉपलेट्स हमारी आँखों में एक रेनबो बनाएंगी, जिसमें जो नीचे का कलर होगा वो मिलियंस ऑफ ड्रॉपलेट्स विल गिव अस ए ब्लू कलर, और जो टॉप वाला होगा, तो ये अर्थ पे अगर हम एक ये देखें हॉरिजॉन्टल लाइन, तो 40 डिग्री से हमें रेनबो शुरू होगा दिखना और 42 तक दिखेगा। तो 40 से 42 डिग्री तक हम रेनबो ख़त्म हो जाएगा। सो इन द एंगुलर डायमीटर ऑफ 42 डिग्री वी कैन सी द रेनबो। तो इसकी जो भी रेज हैं उनकी डायरेक्शन आप बना सकते हैं। सो दिस इज़ द रेनबो फॉर्मेशन। However, there is one more rainbow which is formed above it, that is secondary rainbow. तो ये हम देख लें कि ये जो आर्च बनती है, तो सबसे पहले इस तरीके की बनेगी। एक ऐसी होगी और इसके ऊपर रेड कलर की होगी, तो इसको हम देखेंगे। फिर इसके ऊपर जो सेकेंडरी रेनबो होगा वो थोड़ा फीबल होगा, बहुत हल्का होगा, वो भी हम दिखा देंगे। उसमें हल्के कलर होंगे। इट इज़ हैविंग लेस ब्राइटनेस, ये शार्प है तो इसको शार्प दिखा दें, ये शार्प दिखेगा आपको। तो ऊपर वाले पे हमारी नज़र जाती नहीं है, तो लेकिन बनता तो वो भी है, तो वो वीडियो से हम दिखा देंगे। सो इफ़ सम पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन अर्थ, तो और वो रेनबो को ऑब्ज़र्व कर रहा है, तो वो ज़मीन से अगर 40 डिग्री रेज आँखें उठाएगा तो उसको प्राइमरी रेनबो दिखेगा। 42 तक प्राइमरी रेनबो उसको दिखता रहेगा, बीच के सारे कलर भी दिखेंगे, तो 42 डिग्री तक। और वही अगर सेकेंडरी रेनबो देखना चाहता है तो फिर से नज़र उठाए, और इट इज़ 50 डिग्री टू, now it is 52 डिग्री to 54 डिग्री। सो टोटल यहीं बेस से एंगल लिया जाएगा। सो 54 डिग्री और 52 भी बेस से ही लिया गया हॉरिजॉन्टल लाइन से। तो ये जो रेनबो है ये प्राइमरी रेनबो है, प्राइमरी रेनबो। तो ऊपर की जो ड्रॉपलेट्स होंगी वो बहुत ऊपर की, तो उसमें ऐसा होगा कि यहाँ बेस से
लाइट जाएगी और उसके बाद यहाँ पर वो रेड कलर में और ब्लू कलर में डिवाइड होगी। फिर इसके बाद फिर से एक और बार इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, तो रेड कलर यहाँ होगा और ब्लू कलर इससे आएगा। ये सेकेंडरी रेनबो की बात बता रहा हूँ। और फिर उसके बाद फिर अब वो यहाँ से फिर से एक बार हुआ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, फिर से एक बार यहाँ होगा, तो ब्लू लाइट ऐसे आएगी, रेड लाइट ऐसे आएगी और फिर अब वो हमारी आइज़ में बाहर निकल के आएगा। तो इस तरीके का जो रेनबो बनता है वो सेकेंडरी रेनबो होता है, जिसमें बेस से लाइट जाती है। तो 2 इंटरनल रिफ्लेक्शन है, बट हमें सेकेंडरी रेनबो बस जानना चाहिए कि सेकेंडरी रेनबो होता है। दिस इज सेकेंडरी रेनबो, जो कि 52 से 54 डिग्री पर बनता है। और ये प्राइमरी रेनबो, इट इज़ ऑफ मोर इम्पॉर्टेंस। अगर हम देखें तो प्राइमरी रेनबो की ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है। जैसे यहाँ देख सकते हैं कि ये प्राइमरी रेनबो है, फिर उसके ऊपर सेकेंडरी भी बन रहा है। सो सेकेंडरी रेनबो इज लाइटर, तो ये सेकेंडरी रेनबो आप देख रहे हैं, ये सेकेंडरी रेनबो। तो इसमें अंदर रेड है और बाहर वॉयलेट है, इसमें अंदर वॉयलेट है और बाहर रेड है। तो इसी तरीके के सारे सेकेंडरी रेनबो आप देख सकते हैं। जितने भी फिगर हैं उसमें 2 रेनबो हैं, बट इंटरनल वन, जो इनर वन है वो ब्राइटर है और जो आउटर वन है वो उतना ब्राइटर नहीं है। आप ये देख लें, आउटर वन इज़ नॉट सो ब्राइटर। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं सेकेंडरी रेनबो इज़ नॉट सो ब्राइटर। तो वही चीज़ यहाँ पर दिखाई गई। नाउ वी हैव सीन द रेनबो फॉर्मेशन। तो एक्चुअल चीज़ तो रेनबो फॉर्मेशन की यहाँ ये है। सो इन रेनबो फॉर्मेशन 2 रिफ्रैक्शन, एक रिफ्रैक्शन यहाँ हो रहा है और एक यहाँ, और एक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस। सो इन रेनबो फॉर्मेशन क्या क्या चीज़ें होंगी? 2 रिफ्रैक्शन एंड 1 टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस। तो ये लाइन लिखने लायक है। इन रेनबो फॉर्मेशन two refraction and 1 total internal reflection takes place। ये है। नाउ ये तो बात हो गई रेनबो फॉर्मेशन की, बट आपके बुक में थोड़ा सिंपलिस्टिक डायग्राम है, उन्होंने एक ही ड्रॉपलेट में बना दिया है। तो एक ही ड्रॉपलेट में तो रेनबो फॉर्मेशन नहीं होगा, बट मैं वो भी समझा देता हूँ जिससे कि पेपर में आपके पास ऑप्शन रहे। दैट इज़ रॉन्ग एक्चुअली, एंड मिलियंस ऑफ ड्रॉपलेट्स आर फॉर्मिंग रेनबो। सो बट आई विल explain that to you. Now see, there are millions of rays contributes towards formation of rainbow. These are the various droplets. So कुछ ड्रॉपलेट से प्राइमरी रेनबो बनेगा, कुछ क्या वो भी मिलियंस हैं, क्योंकि आप इतना बड़ा रेनबो देख रहे हो तो वो ड्रॉपलेट्स पर ही तो बन रहा है। सो वो प्राइमरी है और ऊपर वाला सेकेंडरी है, और उनके एंगल्स भी यहाँ पर डिटेल में दिए गए हैं। एक्चुअल एंड प्रिसाइज एंगल्स हैव बीन गिवन। सो प्राइमरी में वॉयलेट से रेड तक, फिर रेड से वॉयलेट तक ये सेकेंडरी रेनबो बनता है। सो बट आपकी बुक में जो बताया गया है उस डायग्राम को भी हम बता दें, उसमें सिंगल ड्रॉपलेट में बताया गया है। तो आगे की क्लास में आप जाओगे तो जो मैंने डायग्राम बताया है वही आपको चलाना पड़ेगा, बट यू कैन ऑल्सो ड्रॉ फॉर द मार्क्स पर्पज़, जो कि एक ड्रॉप पे तो पूरा रेनबो बन नहीं जाएगा, एक ड्रॉप तो हमें दिखाई भी नहीं पड़ेगी। तो सन से रे आई तो इसमें क्या किया, अब रेड कलर को डेविएट किया थोड़ा और वॉयलेट कलर को ज़्यादा डेविएट किया। तो रेड कलर को थोड़ा डेविएट तो होगा, और वॉयलेट कलर को ज़्यादा डेविएट किया ऐसे। फिर बुक ने क्या किया कि रेड कलर
और वायलेट कलर, तो रेड को इधर कर दिया और ये रेड कलर है, रेड कलर की लाइट, और फिर वायलेट कलर की लाइट इसके पीछे। इसका कोई रीजनिंग नहीं है, बस ऐसे ही बता दे रहा हूँ क्योंकि ऐसा कुछ हो नहीं सकता है। सो यहाँ क्रॉसिंग भी ये नहीं करा रहे हैं बुक वाले। और फिर इन दोनों लाइट को मिला दिया, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर होगा, जब एंगल चेंज होगा तो क्रॉसिंग ओवर होता है। जैसे हमने आपको बताया कि डिफरेंट एंगल्स पर यहाँ पर क्रॉस होती हैं लाइंस, तो वो भी बुक ने नहीं दिखाया है, बुक ने सिंपली पैरेलल दिखा दिया है। तो वो भी मैं बुक में डायग्राम आपको दिखा दूंगा, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर ऐसे ही सिंपल सा बना दिया है और लाइन भी क्रॉस नहीं हो रही, सिंपली ऐसे ही बना दिया है। तो वही हम भी बना दे रहे हैं। सो अब रेड है, दो इट इज़ रॉन्ग एज पर द रे ऑप्टिक्स, तो रे ऑप्टिक्स के हिसाब से गलत है, बट आपकी क्लास के हिसाब से ये चीज़ बताई गई है आपको। तो यहाँ पर अब कोई पर्सन खड़ा हो, तो पर्सन अगर खड़ा होगा तो बस उसको ऊपर की ओर रेड दिख जाएगा और नीचे वॉयलेट दिख जाएगा, और ये वाइट रे है, वाइट रे। सो दिस इज ऑल अबाउट, और ये रेन ड्रॉप है। सो ड्रॉप, रेन ड्रॉप हो गई, और यहाँ लिख दीजिएगा कि रेनबो फॉर्मेशन। इस पे फुल मार्क्स आपको मिल जाएंगे। सो रेनबो फॉर्मेशन, रे डायग्राम फॉर रेनबो फॉर्मेशन, रे डायग्राम ऐसे आप दिखा दीजिएगा। सो बच्चों इस क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के डिफरेंट फिनोमिनास क्या क्या हैं। थैंक यू बच्चों।